नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज एक और भर्ती का पूरा चिट्ठा खोलते हैं। पुरानी भर्ती है लेकिन ठीक है, अन्याय हुआ ही है इसके अंदर और अभी तक केस चल ही रहा है। तो पता होना चाहिए बाहर हरियाणा वासियों को भी कि इस पर्टिकुलर भर्ती में क्या चल रहा है। मैं स्टार्ट करूंगी, आप लोग एक बार जुड़ जाइए। संदीप शर्मा गुड इवनिंग। नरेंद्र कुमार नमस्कार। सविंदर तेवतिया नमस्कार। एडवोकेट गुरदीप नमस्कार भाई। जग्गा ढुल राम राम भाई। अमित गोयल थैंक यू। आसिफ मलिक MPHW मेल की पोस्ट है, 8 साल हो गए हैं, क्या करें बहन जी। इतनी बार भाई आपका मुद्दा उठा दिया और अब तो कोविड दोबारा आने लग गया है। कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए MPHW और जितने हेल्थ सेक्टर में जितनी भी वैकेंसीज हैं उसे टाइमली पूरा कर दें, ताकि जो कोविड में पीछे प्रॉब्लम फेस की सारे देश ने, हरियाणा ने, वो आगे ना फेस कर पाए। करण सिंह आर्य कैसे हैं भाई, नमस्कार। दलबीर सिंह सीमार गुड इवनिंग। रितु जावलिया गुड इवनिंग। जग्गा ढोल सिस्टर जी एक बात पूछूं, पूछिए भाई। विनय सांगवान गुड इवनिंग। अमित गोयल थैंक यू। अजय यादव नमस्कार। संजीव चांदवास राम राम। जग्गा ढोल राम राम। रितु जावलिया गुड इवनिंग। करण सिंह आर्य मैं अच्छी हूं भाई, आप कैसे हैं, थैंक्स फॉर आस्किंग। संदीप शर्मा हरियाणा डी ग्रुप दिव्यांग कोटा 4%। सरकार नहीं करेगी केस, बताओ कोर्ट में क्या चल रहा है वो बताओ आप मुझे इसमें, दिव्यांग वाले में। सोनू पंडित का सुहान राम राम। लक्ष्य आर्यन नमस्ते। रघवेंद्र सरकार राम राम। गौरव अरोड़ा HSSC एडवर्टीजमेंट फोरेंसिक्स के बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा है। टेस्ट का रिजल्ट आए 2 महीने हो गए हैं लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये भर्ती पूरी भी करनी। जाओ HSSC जाओ और पूछ के आओ कि क्या इसकी प्रोसीजर है, क्या है, कब है, कैसे पूरा करेंगे, और आके मुझे जरूर बताना। अमजद खान हेलो। जग्गा ढुल सिस्टर जी हाँ भाई बताएं। बलदेव राज मैडम जी PGT सब्जेक्टिव ना हो, मेरे हाथ में होता ना मैं ऑर्डर निकाल देती कि सब्जेक्टिव ना हो और HSSC से ही करवाया जाए। ऑब्जेक्टिव पेपर 2 ले लो, एक हरियाणा जीके जिसमें 25% बाकी जीके डाल दो, 75% हरियाणा जीके पूछो और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक। आप कैसी हैं मैडम जी, मैं अच्छी हूँ। सुनील कुमार CET क्वालिफाई नेचर करवाओ मैडम जी। मेरे हाथ में होता भाई मैं करवा देती, मैं जितना हो सके ना, जितने मुद्दे हो सके उतने पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। आप ये देखो अलग से एक मुद्दा पूरा पूरा पढ़ना बहुत समय लग जाता है उसके अंदर, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ भी ना छूट पाए। CET के लिए तो मैं लगातार बोल रही हूँ, तो CET का तो गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ेगा, आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, जो भुगत भोगी हैं वो भी तो सोचें। नरेंद्र कुमार बहन TGT संस्कृत भर्ती की डेट जो मुस्लिम भाइयों का फेस्टिवल है, क्या डेट चेंज होगी, क्या होनी चाहिए, क्योंकि ईद उल फितर पे इन्होंने उर्दू का एग्जाम रख दिया और शायद 1-2 और एग्जाम है, तो मोस्ट प्रॉब्ली होनी चाहिए कि उनका एक डेलीगेशन CM साहब से मिलकर आया है, मोस्ट प्रॉब्ली चेंज हो जाएगी। लेटेस्ट सी। वीरेंद्र अहलावत हेलो मैम नमस्कार। सुनील कुमार CET क्वालिफाई नेचर। वीरेंद्र अहलावत नमस्ते। सुनील कुमार 4 साल में एक CET हुआ है। अमजद आलम ओके। सिसाइया नमस्कार। काफी लोग जुड़ गए, मैं ना स्टार्ट करती हूँ, आप लोग जुड़ते जाइए। सबको मेरी हाथ जोड़ के राम राम नमस्ते गुड इवनिंग सब है। स्टार्ट करते हैं। एडवर्टीजमेंट है ये 10/2015 जो क्लर्क की जो भर्ती आई थी ना पहले वाली, उसकी है ये एडवर्टीजमेंट, ठीक है। और डेट 24/11/2015 को ये आई थी एडवर्टीजमेंट, और पोस्ट इसमें जो निकाली गई थी वो थी 4425, ठीक। पोस्ट बाद में बढ़ा दी गई, 6126 कर दी गई। कोरिजेंडम निकाला था, डेट थी 3/5/2016, फिर 6126 से ये पोस्ट बढ़ा दी गई 6134। कोरिजेंडम दोबारा निकाला इन्होंने 18/5/2016 को, मतलब 6134 लिपिक के पदों पे ये परीक्षा होनी थी। ओके 2015 की ये भर्ती है। इसमें जनरल कैटेगरी की पोस्ट थी या ओपन कैटेगरी जिसे हम बोलते हैं 1644। एग्जाम कंडक्ट हुआ, DV हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब ठीक से हो गया। फाइनल रिजल्ट इसका आया 14 मार्च 2018 को। सिलेक्टेड को विभिन्न डिपार्टमेंट दे दिए गए, अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू कर दिए गए, यहां तक सब ठीक चल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि डिपार्टमेंट में कई लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, कुछ भी कारणों से ज्वाइन नहीं करा, कि या तो उनको कोई और जॉब मिल गई होगी, या
डेथ या कोई भी रीजन हो सकता है, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो कंसर्न डिपार्टमेंट ने इंटीमेट किया HSSC को, उन्होंने कहा कि भैया डिपार्टमेंट कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें और दे दें रिकमेंडेड अभ्यर्थी जो आपने सिलेक्ट किए हैं। तो एक तो होती है मेन लिस्ट, दूसरा HSSC बनाता है वेटिंग लिस्ट। ठीक है, तो HSSC ने वेटिंग लिस्ट से फिर अभ्यर्थी उठाए। अब वेटिंग लिस्ट से उठाकर उन्होंने भेजे अभ्यर्थी विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, जिन जिन डिपार्टमेंट्स ने मांगी थी रिकमेंडेशंस HSSC से। RTI के माध्यम से पता चला कि जो वेटिंग लिस्ट में ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे ना, वो 155 थे। HSSC ने 117 तक सबको रिकमेंड कर दिया, 38 कैंडिडेट्स इसमें से बच गए। आरोप अब HSSC के ऊपर ये लगता है, जो मैं अभी आप सबके सामने बता रही हूं, कि देखिए जो मेन लिस्ट थी ना, उसमें से आरक्षित वर्ग के बच्चे जो मेरिट में आ रहे थे, माने कि जो बच्चे आरक्षित वर्ग से होते हैं, SC, OBC, BCA, BCB, EBPGC जो भी हैं, वो यदि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी से ज्यादा, बराबर या ज्यादा अंक ले लेते हैं तो अपनी कैटेगरी में नहीं काउंट होते, वो ओपन कैटेगरी में चले जाते हैं। तो जो मेरिट के आधार पर बच्चे ओपन कैटेगरी में सिलेक्ट हुए थे, वे ना केवल जनरल कैटेगरी थे आरक्षित वर्ग के भी थे। ये परफेक्टली फाइन है, ऐसा हमेशा होता है, हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है, यहां तक सब ठीक है। अब जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया ना, उसमें न केवल जनरल कैटेगरी के थे, बल्कि आरक्षित वर्ग के भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब आरक्षित वर्ग के बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया तो उनकी जगह जो HSSC ने वेटिंग लिस्ट से रिकमेंड करना चाहिए था, वो करना चाहिए था नेक्स्ट मेरिट में जो भी आता है। अब जनरल कैटेगरी के लिए यदि मान लीजिए BCA कोई कैटेगरी है, उसमें कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा, तो ऑब्वियसली HSSC BCA कैटेगरी वेटिंग लिस्ट से उठा के उसमें भरेगी। BCB से किसी ने ज्वाइन नहीं करा तो BCB से उठा के भरेगी। SC में किसी ने ज्वाइन नहीं करा तो SC वेटिंग से उठा के भरेगी। अब जनरल कैटेगरी में किसी ने ज्वाइन नहीं किया, आरक्षित वर्ग के बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया, जिसका मेरिट में सिलेक्शन हो रखा था, तो नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट देखेगी ना HSSC। अब जनरल कैटेगरी में पोस्ट खाली थी, लेकिन HSSC ने क्या किया, उठा के, मान लीजिए BCA वाले बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया था तो BCA वेटिंग से उठा के BCA वाले को भरा। BCB ने ज्वाइन नहीं करा था जनरल कैटेगरी में, तो BCB वाले बच्चे को उठा के वहां ज्वाइन करवा दिया। SC वाले यदि किसी अभ्यर्थी ने ज्वाइन नहीं किया था जनरल कैटेगरी में, तो SC वेटिंग लिस्ट से उठा के वहां लगा दिया। ये गलत था, ये रिजर्वेशन पॉलिसी के विरुद्ध था। ये क्यों था? क्योंकि जनरल कैटेगरी में नेक्स्ट वेटिंग उठाना चाहिए था यदि आरक्षित वर्ग का कोई भी बच्चा मेरिट में नहीं आ रहा है तो, और जो कि नहीं आ रहा था, आरक्षित वर्ग के बच्चे मेरिट में नहीं आ रहे थे काफी सारे, और यहां जनरल कैटेगरी के बच्चे मेरिट में थे, उन्हें उठाकर लगाना था, लेकिन नहीं लगाया गया। ये था सबसे बड़ा ब्लंडर। और ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने एक ही बार किया हो, ये इन्होंने बार बार किया। इनफैक्ट जब इन्होंने वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे भी उठा के लगाए हैं तो उनमें से भी कईयों ने ज्वाइन नहीं किया, और जब उनमें से भी कईयों ने नहीं ज्वाइन करा तो इन्होंने दोबारा वेटिंग लिस्ट आरक्षित वर्ग की उठा के यहां लगाई है। और ये मामला तो चलो खुल गया, आ गया, इन बच्चों को पता चल गया, ये पिटिशनर्स ने भगा दौड़ी की है, RTI वार्टीआई लगाई है, इनको पता चल गया। ऐसे कितने ही एग्जाम हुए होंगे जहां आप लोगों को पता ही नहीं चलता होगा कि जनरल कैटेगरी में आरक्षित वर्ग के जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं वो यदि ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो उनकी जगह आरक्षित वर्ग के उठाए जा रहे हैं, जनरल कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे नहीं उठाए जा रहे हैं। ऐसा कई जगह हो सकता है ना, जब यहां हुआ तो वहां भी हुआ होगा। आगे की कहानी कुछ ऐसे है कि इन्होंने रॉन्ग रिकमेंडेशन कर दी कमीशन ने, और यही नहीं, इन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी के विरुद्ध भी काम किया। जिस कैटेगरी की पोस्ट वेकेंट हुई उस कैटेगरी से भरी जानी थी, लेकिन इन्होंने भरा अपनी मर्जी से, इन्होंने अपना मर्जी में काम किया। ये दिसंबर 2018 में किया गया। ठीक है, यहां तक कि वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स ने भी ज्वाइन नहीं करा था तो भी, यहां तक मैंने बता दिया है। अब इसके बाद पिटिशनर्स में से किसी ने RTI लगाई। ठीक है, कमीशन से पूछा कि आप सभी कैंडिडेट्स के सारे पर्टिकुलर्स हमें दे दो, आप कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, डिपार्टमेंट बताएं, और वेटिंग लिस्ट में से जिन्हें रिकमेंड किया उन सबके भी सारे फादर्स नेम, रोल नंबर सब बताएं, और सबके पर्टिकुलर्स उन मेन लिस्ट के कैंडिडेट से भी बता दे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो सारे पर्टिकुलर्स इन्होंने मांग लिए पिटिशनर्स ने, लेकिन इनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई।
यहां तक ना जो हम आरटीआई लगाते हैं 90% लोग यहाँ पे हार मान लेते हैं कि अरे आरटीआई लगाई थी, जवाब बे कौन दिया, एचएसएससी ने। लेकिन इन पिटिशनर्स ने फिर फर्स्ट अपील लगाई। फर्स्ट अपील का जो ऑर्डर आया था 3/6/2019 को आया था। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने कहा था कि इंफॉर्मेशन दो। डिस्पाइट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के इस ऑर्डर के इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। यहां तक मैं कहती हूँ 99% लोग हताश हो जाते हैं, आगे लगाते ही नहीं है आरटीआई फर्स्ट अपील। अब ये सेकंड अपील में चले गए। मैं ये बता रही हूँ किस किस स्टेज तक जाके ना आप टूट जाते हो और आगे नहीं लड़ते हो, लेकिन आपके जेन्युइन मुद्दे होते हैं जो आपको लड़ना चाहिए उसके अंदर। सेकंड अपील लगाई 30/7/2019 को स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, ठीक। उसके बाद 20/5/2020 को इंफॉर्मेशन डिनाई कर दी, ये कहते हुए कि ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है। अब सारे ध्यान से सुनना, आप लोग ना सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड की इंफॉर्मेशन मांगते हो बहुत बार एचएसएससी से, जिसमें आपको पहले आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं और फर्स्ट या सेकंड अपील की स्टेज पे आपको बोल देते हैं कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, जो कि बोगस स्टेटमेंट है, कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कोई मतलब नहीं रखता है ऐसा। हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, विकास शर्मा CWP 2201/2014 है, हाँ, उसमें कहा था कि आपको जो भी है ना सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड इन सबके पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे, सारी डिटेल देनी पड़ेगी भर्ती प्रक्रिया की। तो अब मैंने ये बताया है, जब भी आपको किसी का पर्टिकुलर मांगना हो और आपको डिनाई कर रहे हो ना इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन बोल के, तो आप ये वाला CWP नंबर मेंशन करके इनसे इन्फॉर्मेशन मांगा कीजिए। SIC ने ऑर्डर कर दिए 16/6/2020 को कि इन्फॉर्मेशन दो, जिसमें आज तक भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ये पिटिशनर्स ने फिर क्या किया कि भाई एचएसएससी ने तो ऐसी गोल मटोल से हमें गोलमोल करके इन्फॉर्मेशन दे दी, इन्होंने डिपार्टमेंट में लगा दी, आरटीआई डिपार्टमेंट्स में, वेरियस डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन से भी इन्होंने मांग लिया डाटा, जहां इन्हें 20 से 25 डिपार्टमेंट्स का मिल गया, डिपार्टमेंट्स कॉर्पोरेशन का, जिसमें इन्हें पता चला कि 50 से ज्यादा पद तो अभी भी रिक्त हैं। अब 10 डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिलनी बाकी थी, 38 कैंडिडेट्स ये रह रहे थे, 117 तो लग गए थे, 155 में से 38 रह रहे थे। अब प्रॉपर रिकमेंडेशन यदि की होती तो ये 38 बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाता, अब तक ये कोर्ट ही नहीं जाते, कोई मुद्दा ही नहीं बनता। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है जानबूझ के ना मुद्दा बनाते हैं कि जाओ भैया तुम कोर्ट जाओ, तुम धक्के खाओ, तुम लड़ो, क्योंकि 90% लोग नहीं लड़ते हैं। जो 10% लड़ते हैं ना वो ही इन्हें उलझा देते हैं, और 10% भी पूरी लड़ाई 100% मतलब पूरी लंबी लड़ाई कौन लड़ता है, ये भी बात है। खैर, तो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा वाइड लेटर नंबर 42/06/2019 टू GS1 डेटेड 25/6/2019 को उन्होंने हाईकोर्ट ऑर्डर एक आया था 17/7/2013 को CWP नंबर 15/403/2011 का, कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ग्रुप C और D की कोई भी सीट यदि वेकेंट होती है किसी भी कारण से तो वेटिंग लिस्ट से फिल की जाएगी टिल वेटिंग लिस्ट इज अलाइव और ऑपरेटिव। यह डाटा जो इन अभ्यर्थियों ने मांगा है तो 24-25 डिपार्टमेंट का ही था, 100 के लगभग डिपार्टमेंट होंगे, तो 50 तो 24-25 डिपार्टमेंट में मिल गया। आपने इनको ज्वाइन क्यों नहीं करवाया? इनकी वेटिंग लिस्ट भी ऑपरेटिव थे, सब कुछ ऑपरेटिव था, सारा चल ही रहा था, लाइव था, इनको क्यों नहीं ज्वाइन करवाया? ये बड़ा एक गंभीर सवाल है कि तो 38 जने थे, 50 से ज्यादा तो यही वैकेंसी हो रही थी। बाकी यदि आप तुम पूरा डाटा दे देते 100 का, तो बहुत सारी वैकेंसीज उसमें मिल जाती। सिलेक्शन कमीशन ने मिस्टेक नहीं की थी, ये ब्लंडर किया था, ब्लंडर। और यहाँ पे ना मैं आपको एक चार्ट भी इनका, खैर मैं नाम तो नहीं लूंगी अभ्यर्थियों के, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि एक कैंडिडेट है EBPGC के, उनको जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट अपॉइंट किया गया, BCB को जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट BCA, फिर BCB, फिर BCB, फिर BCB, फिर BCB, फिर BCB वेटिंग, BCA वेटिंग, BCB वेटिंग, BCB वेटिंग, EBPGC वेटिंग, BCB वेटिंग को जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट अपॉइंट किया गया, जबकि मेरिट में नहीं आ रहे थे। जनरल कैटेगरी वालों को ही अपॉइंट किया जाना चाहिए था यहाँ पे, या तो मेरिट में आते भाई, सीधा मेरिट में आ रहे हैं और कोई रोक नहीं रहा है, ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी तो यही कहती है। लेकिन जब मेरिट में नहीं आ रहे हैं तो जिस बच्चे के ज्यादा अंक है वो अपनी कैटेगरी में क्यों नहीं सिलेक्ट हो सकता भाई? अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट होना चाहिए था ना, अपनी कैटेगरी में भी नहीं सिलेक्ट होगा, मतलब कि वो कमाल कर दिया। खैर, ये जो रॉन्ग रिकमेंडेशन या इंफॉर्मेशन 20-25 डिपार्टमेंट की है, तो इसमें मतलब नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो उनका हुआ ना जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, जो बच्चे आज तक लड़ रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, तारीख पे तारीख ही नहीं मिले जा रही है। 2015 की इनकी वो है वैकेंसी, ये भर्ती है। सोचो कितना मतलब
मानसिक प्रताड़ना से ये लोग गुजर रहे होंगे। ये भी पीजीटी संस्कृत टाइप के ही लगा लीजिए अभ्यर्थी हैं, क्योंकि वो भी 2015 में उनकी आई थी, वो भी लड़ी रहे हैं, ये भी लड़ी रहे हैं। बहुत गंभीर, वेरी सीरियस, डिलिबरेट, इंटेंशनल अटेम्प्ट लगता है ये, अपने कुछ खास चुनिंदा लोगों को चुनने का, लाने का। यहाँ पे या तो आपकी बेवकूफी की वजह से ये सिलेक्शन हुआ, या आपने जानबूझ के फैसिलिटेट किया, अपॉइंट किए इनएलिजिबल पर्संस। जिसका अधिकार था उसको नहीं अपॉइंट किया गया, जिसका नहीं था उसको अपॉइंट किया गया। ऐसे जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी को ताक पर रख के किया गया ना, जिस भी अधिकारी ने किया है उसकी निशानदेही होनी चाहिए, जिस भी टीम ने किया है उसकी निशानदेही होनी चाहिए 100%। क्यों ना कहें यहाँ पे हम पर्ची खर्ची। नरेंद्र शर्मा जी, मैंने यही कहा पीजीटी संस्कृत की तरह ही है ये लोग भी, क्योंकि इनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ये भी लड़ी रहे हैं तब से, आप भी लड़ी रहे हो तब से। हाईएस्ट लेवल की इनके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ये कौन से अधिकारी हैं, कौन से कर्मचारी हैं, कैसे ये गड़बड़ झाला हुआ, और क्या ये केवल इसी भर्ती में हुआ है, किसी और भर्ती में नहीं हुआ है, वो भी पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्या, किसने ऐसा षड्यंत्र रचा, और प्रॉपर डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए इनफैक्ट इस चीज के ऊपर कि कैसे ऐसे कर सकते हैं, कैसे, ये तो मतलब ये गुनाह है। और कैसे एक जो चल रही है, लाइव है वेटिंग लिस्ट, चल रहा है वो साल, मतलब वेटिंग लिस्ट आपका ऑपरेटिव है, आपके पास 50 वैकेंसी है, आपके पास 38 बच्चे हैं, आपके पास डिमांड एंड सप्लाई दोनों है, आप फिर भी नहीं लगा रहे हो। ये कैसा अलग सा षड्यंत्र है, ये कैसा क्या चीज है, ये क्या हो रहा है। फिर काहे की पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, बिना खर्ची, बिना पर्ची, इनएफिशिएंसी है ये, या ये साजिश है, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना। खैर, तो यहां मैं अपना ये मुद्दा रेस्ट करती हूँ। अपने इन भाइयों से इनफैक्ट मैं माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि ये मुद्दा तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने तो हो गए होंगे, ये तब से पेंडिंग चल रहा है, और तब से मतलब इतना इन हैंड, इतना काम है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कि इनका ये मैटर मैं टेकअप ही नहीं कर पाई, क्योंकि मोटी सी फाइल मुझे दे रखी थी, वो पढ़ना भी था, समय भी लगता है इसके अंदर, तो वो मैं बस एक प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है कि टालती रही। लेकिन थैंक गॉड फाइनली आज उठा लिया है, इसलिए आप लोगों से माफी मांगती हूँ कि मैंने ये लेट उठाया। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपने इस मुद्दे में कोर्ट से जीतें, क्योंकि एक वही अब तरीका बचा हुआ है जहां से आप जीत सकते हैं, जहां से आप सरकार को सीधा कह सकते हैं कि भैया आप हमें ज्वाइन करवाओ, क्योंकि सरकार तो किसी की नहीं सुन रही है। सरकार ये लिख रहे हैं, देखिए सोनू कुमार लिख रहे हैं सीईटी क्वालिफाई कराओ मैम, करो मैम, करो मैम। मैं सीईटी क्वालिफाई नहीं कर सकती हूँ मेरे भाई, मैं सीईटी क्वालिफाई करने को कह सकती हूँ। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी बहुत सारी मांग है और बहुत जायज मांग है, और सरकार को सुननी चाहिए। पता नहीं सरकार क्यों अनसुना कर रही है, क्यों नहीं सुन रही है। इतना बड़ा वर्ग है युवाओं का, मैक्सिमम पॉपुलेशन है युवाओं की, वर्किंग पॉपुलेशन, आप उसकी साइड ही ध्यान नहीं दे रहे हो। वो वर्किंग बनना चाहते हैं, आप पता नहीं क्या सोच रही है सरकार, किस इंटेंशन से काम कर रही है, आई डोंट नो। एनीवेज, गुरुदेव अलखेड़ी जी भाई, सोनू कुमार हो गया है ये। मैं आपके 2-4 अब यहाँ पे जितना भी आप लिखते हो थोड़ी देर तक क्वेश्चंस ले लेती हूँ, और फिर मैं आपसे लेती हूँ विदा अब इस समय। राइट, चलिए पढ़ते हैं। दैया सुमित मैम, कौन से क्लर्क की भर्ती है ये? ब्रदर ये 2015 की भर्ती है, इसके बाद वाली नहीं मैम। पोस्ट 80 है और 25 कैंडिडेट हैं, तो ये दी इंटरव्यू क्यों नहीं? आप किसकी बात कर रहे हो? म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, इन सब की बात कर रहे हो? नमस्कार सतीश कुमार, मंजीत शिमला, राम राम मंजीत भाई, कैसे हो आप? बढ़िया सब। विक्रम सिंह, अच्छा म्यूजिक में, आई डोंट नो म्यूजिक में अब पहले, अब इन्होंने वो चेंज तो कर दिया है पैटर्न, अब इनके हाथ में चेंज कर सकते हैं। इन्होंने क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं हो रही है। क्या पता कल को कुछ नया उठा के ले आए। कायदे से तो इन्हें इंटरव्यू ही लेने चाहिए कि पोस्ट तो ज्यादा है, 80 हैं, अभ्यर्थी कम है, 25 हैं, तो इंटरव्यू ले लो भाई। उन 25 अभ्यर्थियों का पहले लेंगे ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, फिर लेंगे सब्जेक्टिव टाइप पेपर, फिर वो 35-25% की जो शर्त है, फिर उसके बाद इंटरव्यू लेंगे। ये तो अपने आप में ही बेवकूफी लगता है कि ये 25 ही कैंडिडेट है, 25 को ही देख लो, लेकिन इनकी मंशा नहीं है शायद सीट भरने की।
बस ये कह सकते हैं। असल में आप ये देखो ना, देखो कैंडिडेट यदि 25 हैं और सीट यदि 80 हैं, तो इन्होंने तो अपनी तरफ से 80 एडवर्टाइज कर दी। अगर ये 80 की 180 कर देते, 480 कर देते, 1080 कर देते, तो ये अपनी जान में तो कहते ना हमने तो 1000 पोस्ट एडवर्टाइज कर दी, चाहे बच्चे 25 ही लगाने हो। तो ये बस नंबर बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं है, और आप सबको सिलेक्ट नहीं करना चाहते, सारी पोस्टें भरना नहीं चाहते। पता नहीं क्यों मुझे मंशा के ऊपर ना हमेशा डाउट रहता है। जैसे एडीओ के साथ हुआ, एडीओ 2010-12 से अभ्यर्थी लगे हुए थे, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इस आस में बैठे हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर लगेंगे, और फाइनली पेपर होता है भगवान की दया से, और पेपर में भी 600 पोस्टों में से 50 पोस्ट भरते हैं, जिसमें भी सारे हरियाणा के नहीं है, बाहर के भी हैं। दर्शन दुवन पीजीटी पेपर, क्या करें भाई, पीजीटी वालों की तो दुर्गति होगी। पीजीटी वालों का तो मतलब ऐसा है कि जैसे कोई सजा मिली हुई है आप लोगों को तो 2019 से, कि अब ये वाली सजा अब थोड़ी बढ़ा देते हैं, अब थोड़ी बढ़ा देते हैं, अब आजीवन कारावास। तो आप लोगों के साथ तो ऐसा कर रखा है। आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं आप लोगों के लिए। मैं आवाज उठा चुकी हूं, बोल चुकी हूं, सीधा सब कुछ कर रही हूं। हाँ, कृष्ण मलिक, आपको क्यों प्रॉब्लम है? 8 साल पहले आप कहाँ थी? भाई 8 साल पे क्यों जाते हो, उससे पीछे चलो, फिर अंग्रेजों के टाइम पे चलते हैं। कहो कि भाई जब देश आजाद हो रहा था तब आप कहाँ थी, आपने क्यों नहीं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? पास्ट में ही जीना है तो पास्ट में भूत बन जाते हैं, कहीं और पीछे चलते हैं। 8 साल पीछे ही क्यों जाना? मेरी शक्ल से लगता है कि मैं 100 साल की होंगी। 2019 तक तो मैं खुद पढ़ रही थी, 2019 तक तो मैं खुद कैंडिडेट थी, एग्जाम दे रही थी, एचसीएस के पेपर दिए, आईएएस का इंटरव्यू दिया, एचसीएस के 2 इंटरव्यू दिए, सारे काम कर रही थी मैं तो। अब ये थोड़े कि मैंने ये देखा अरे वो कांग्रेस की सरकार चलेगी और अब ये वाली सरकार आ गई और अब ये वाली सरकार को मैंने टारगेट करना है, बाढ़ में जाए। अभ्यर्थी थी, एग्जामिनेशन दिए, कोई हवा में सोशल एक्टिविस्ट या रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट नहीं बन गई हूं। जो आज मैं बोलती हूं ना कि रिक्रूटमेंट के बारे में बोलती हूँ, इतनी डिटेल में बात करती हूँ, बताओ कोई दूसरा इंसान पूरे हरियाणा में करता हो तो। एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी मुझे, और आज मैं बोलती हूँ, तुम सबको बोलती हूँ, एक बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई थी मुझे कि ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा श्वेता जैसे तू सोच रही है। 10 साल इस चीज को दे दिए, नहीं हो रहा है ना सिलेक्शन, तो भाड़ में गया सिलेक्शन, नौकरी नहीं करनी, अब तो बोलना ही है। लीगल नॉलेज है मुझे, बहुत सारी चीजों का मुझे पता है, अंदर खाते बहुत सारी चीजें पता चल गई थी, इसलिए बोलने लगी थी। जब पता चल गया था हरियाणा में कोई नहीं बोल रहा है, इसलिए बोलने लगी थी। जब पता चल गया था ये पारदर्शिता, निष्पक्षता, बिना पर्ची बिना खर्ची, ऐसे बड़े बड़े नारे, मतलब मेरे कानों में दर्द होता था, तब बोलने लगी थी कि ये तो बहुत ज्यादा बकवास होगी और कोई इसके खिलाफ बोल नहीं रहा है। सोच के देखो, उस समय एक लड़की जिसको कोई नहीं जानता है, वो अकेली लगी पड़ी है बोलने में, वो अकेली लगी पड़ी है मीडिया के सामने। वो अकेली क्यों लगी पड़ी थी? अपनी भर्ती के लिए लगी पड़ी थी, किसी और की भर्ती के लिए नहीं। और फिर इवेंचुअली धीरे धीरे पता चला कि इसकी भर्ती में भी ये दिक्कत है, उसकी भर्ती में भी ये दिक्कत है, सबकी भर्तियों में ये तो दिक्कत है, तो अपने लिए क्यों बोल रही है? सबके लिए बोल। तो इसलिए बोल रही थी, और पास्ट में नहीं जीती हूं। 8 साल पहले उन्होंने कुछ गड़बड़ करी थी ना, इसलिए ये आए थे। अब ये वाले करेंगे तो ये नहीं, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करूंगी कि पीछे वालों ने करा, पीछे वाले तो जा लिए, अब जो बैठे ना उन्हीं से ही पूछेंगे सवाल, और एन पूछेंगे। कोई कितनी अंधभक्ति दिखा ले, कोई कितना ही बोल ले, मैं तो पूछूंगी कि अब ये है, जवाब दो। जवाब किससे पूछे? हुड्डा से पूछ के आऊं, चौटाला से पूछ के आऊं, अंग्रेजों से पूछ के आऊं, कि जो अभी बैठा है सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी पे, उनसे पूछें? जो दिन रात सुबह शाम उठते बैठते करते हैं पारदर्शिता, निष्पक्षता, बिना पर्ची बिना खर्ची, उनसे पूछें। किससे पूछें? रीढ़ की हड्डी के साथ पैदा हो रहे हो ना, तो रीढ़ की हड्डी में दम भी रखो, ठीक? खैर, मुझे मजा आता है जब मेरे ऊपर पर्सनल अटैक होते हैं, इससे ये पता चलता है कि मैं सही चल रही हूं। जब इंसान को कुछ नहीं मिलता है ना, तो फिर वो उसके ऊपर पर्सनल अटैक करता है। जब किसी को कुछ नहीं मिलता है ना आपके खिलाफ, तो आपके खिलाफ होंगे पर्सनल अटैक। पता नहीं कितनी फालतू की स्टोरियां बनेगी कि ऐसे है वैसे है, फलाना है, ढिमका, ये है वो, बोलते रहे, क्या जाता है। एनीवेज, विक्रम सिंह मैम, आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल आपके साथ बहुत गलत हुआ है। विक्रम भाई, सबके साथ बहुत गलत हुआ है। एक बात तो, सीटी क्वालिफाई नहीं हो रहा, ये गलत नहीं हो रहा बच्चों के साथ? बताओ,
ये जो इतने मामले कोर्ट में अटके पड़े हैं, जहां सरकारी वकील अपीयर नहीं होता, ढंग से केस नहीं लड़ते हैं, उनके साथ नहीं गलत हो रहा है। पीजीटी वाले ये 2019 से रुके हुए हैं, इनके साथ नहीं गलत हो रहा है। ये क्लर्क वाले 2015 वाले, इनके साथ नहीं गलत हो रहा। पीजीटी संस्कृत वाले, इनके साथ नहीं गलत हो रहा। गलत तो इतना हो रहा है आप सोच नहीं सकते, और सबके साथ हो रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि एक तो हम हार मान जाए, मैं कह रही हूं हार मानना तो ऑप्शन से ही हटा दो, नहीं मान सकते भाई हम हार, क्योंकि हमने हार मान ली ना। ये युवा पीढ़ी अगर ये हार मान गई ना तो कुछ नहीं बचेगा देश में, कुछ भी नहीं रहने वाला है। हमें तो अपने अधिकारों के लिए बोलना है, खड़े होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 61+5 66 जनरल कैटेगरी इन बीएससी बे 4 गुना में आने के कितने चांस है भाई? को नहीं बेराकी में भी मैंने, मुझे नहीं पता है कि क्या चांसेस है क्या नहीं है। 4 गुना वाला जुमला ही तो छोड़ रखे, किसी को ले लें किसी को निकाल दें, आपको क्या पता किसको लिया किसको निकाला। रैंक वाइज तो इन्होंने दिया नहीं है रिजल्ट अब तक। मैं नहीं मानती, मैं सीरियसली मैं अनफेयर प्रोसेस मानती हूं अंटिल एंड अनलेस सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं है तब तक। ये जब तक ये आप इंफॉर्मेशन मांगते हो और आपको इंफॉर्मेशन डिनाई की जाती है ना, आपके आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता, और जवाब दिया जाता है तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन करके डिनाई किया जाता है, तब तक ये अनफेयर है। और मेरा मिशन और विजन यही है, चाहे कोई कुछ भी इसको लेबल करे, कुछ भी करो, मुझे कुछ भी कहो, मेरा मिशन और विजन ये है कि हरियाणा में भर्ती सिस्टम में सुधार होंगे, करने पड़ेंगे हर हालत में। पहले तो मैं ये भी कहती थी कि भाई चलो आप लोग साथ दो, आप लोग सब कुछ। भाई मैं जानती हूं बहुत सारे आज मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं, बहनें मेरे साथ खड़ी हैं, कहती हैं कि भाई हम साथ देते हैं, चाहे ना भी दो। अब तो मैं कहती हूं, लेकिन मैं तो बोलती रहूंगी, मेरे जैसे 10 और लोग खड़े हो जाए, आरोप लगा दो, कुछ कहो, कांग्रेसी कहो, आतंकवादी भी कह देंगे, राष्ट्रद्रोही भी कह देंगे, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान के पास खोने के लिए कुछ होना चाहिए ना। मेरा सपना ही ले लिया, अगली चीज क्या बची मेरे पास? लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स में आ जाओ, सीरियसली सोच रही हूं मैं। खैर मैम, एक्चुअली इन्होंने लगाना ही नहीं है जॉब किसी को। विक्रम सिंह, लग तो ऐसे ही रहे। बनारसी जांगल, धन्यवाद भाई। विवेक कुमार, ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है ब्रदर, क्या बोले। हमारी राजनीतिक, देखो हमारी राजनीतिक जो वो है ना एफिनिटी, वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसके ऊपर मैं कभी उंगली नहीं उठाऊंगी। आपको वोट देना है जिसको दो, नहीं देना है ना दो, हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। विवेक कुमार, पूरा हरियाणा आपके साथ है जी, धन्यवाद मेरे भाई। राकेश शर्मा, मैम यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। मेरे ख्याल से ना हमने सारे इश्यूज उठा लिए हैं, आज का इशू तो उठा लिया है, बाकी जितने इशू हैं सीईटी, पीजीटी संस्कृत, ये क्लर्क वाला, HKRNL वाले भी हैं, बहुत सारे इश्यूज, उनको भी, उनके लिए भी मुझे लगता है कि लाउड वॉल्यूम उठनी चाहिए। सिर्फ मैं बोल रही हूँ, सोशल मीडिया बोल रही हूँ या मीडिया पे बोल रही हूँ, कैसे उससे काम नहीं चलेगा। अभी नीड ऑफ द आवर ये है कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। नीड ऑफ द आवर के हिसाब से मैं उसको बार बार उठा रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिले। आज अगर मैं कहूँ ना कि हम आंदोलन करते हैं, पता नहीं कितने लोग आएंगे, ना मेरे को आंदोलन प्लान करने आते हैं ना कुछ है, सीरियसली मैं कह रही हूँ। लेकिन आप लोग कोई आंदोलन करते हो, आप कहते हो ना बहन आप आ जाओ, तो मैं आने के लिए तैयार हूं, राइट। तो कोशिश करते हैं, एक कुछ नया अलग सा करते हैं सोशल मीडिया पर भी सीईटी के लिए, और ऑन ग्राउंड यदि आप लोग करते हो तो आई एम विद यू, ये मैं आप लोगों को बोलती हूँ। मुकेश कुमार, मैम ITI के बारे में भी बोलो। ब्रदर ITI के बारे में क्या बोलूं ये बताओ। मैं ITI के बारे में कुछ भी बोलती हूँ ना, कुछ भी, तो मेरी खिलाफत होती है। कॉन्ट्रैक्ट वाले कहते हैं आप रेगुलर वालों के साथ हो, रेगुलर वाले कहते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट वालों के साथ हो, जबकि मैं कह रही हूँ कि इतनी पोस्टें हैं, तुम दोनों लग सकते हो। 10 साल वालों को भी क्यों हटा रहे हो, और अब वाले भी लग जाएंगे। सैंक्शन पोस्ट ही बहुत ज्यादा है, मिलके चल लो, मिलके बैठ लो। मैंने कहा मिलके अब एक समाधान निकाल लेते हैं। उसमें ITI वाले और बच्चे ही इतने सारे मुझे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि गणी पंचायती ना बने। तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है ना भाई कि मैं पंचायत करूं और पंचायती बनूं, राइट। इतने सारे मुद्दे मैं और भाइयों के नहीं उठा लूंगी। आत्मसम्मान भी बहुत बड़ी चीज होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड आई लव इट वेरी मच, ठीक है ना। तो मैंने एक बार कोशिश करी कि आप सारे इकट्ठे बैठ जाओ, सैंक्शन पोस्ट बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट कांटेक्ट तक किए, ठीक। आपके जो प्रधान है ना, चाहे रेगुलर वाला हो, रेगुलर वालों की कोई 7 बंदों की टीम है, एक बंदे से तो मेरी बात हुई थी, एक भाई से, बाकी 2 जनों के उन्होंने नंबर दिए थे, उनका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप तक बना रखा है,
या कॉन्ट्रैक्ट वालों के 2 प्रधानों, उन सबको इकट्ठा करके उनका व्हाट्सएप ग्रुप तक बनवा दिया। बात ही करेंगे तो ही तो कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। मिलके बैठ के इसलिए बात करने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि मिलके बैठने के बाद एक ही आरोप लगता है, गणी पंचायती ना बने। तो कौन ही बनती भाई? जिस दिन प्यार से बुलाओगे ना और कहोगे कि बहन जी अब बैठो, आपका सम्मान करते हैं और यहाँ पे ये चीज, ये प्रॉब्लम हो रही है और आप देखो, लीगल एंगल बता दो, कुछ बता दो, बिल्कुल जहां बुलाओगे वहां आ जाऊंगी। ऐसे नहीं, लेकिन ठीक है ना। हाँ, मैं दिल से जरूर चाहती हूँ कि आप लोगों का समाधान हो, अच्छे से हो। उसके लिए मैंने छोटी सी अपनी तरफ से कोशिश भी कर दी है, लेकिन सिर्फ मेरी कोशिशों से काम नहीं चलेगा, आप लोगों की भी उसके अंदर चाहिए। विक्रम सिंह मैम ये बोल रहे हैं कि हम डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं ले सकते, जब पिछली सरकार ने बिना टेस्ट के जॉब दी है तो इनको क्या प्रॉब्लम है? जब एस्टेट पास कैंडिडेट्स हैं ही नहीं तो इन्होंने क्यों पारदर्शिता का ढिंडोरा पीट रखा है? विक्रम भाई पता है क्या, एचपीएससी एक ना स्वायत्त संस्था है, इससे कोई इनकार नहीं है। ये ना अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं पैटर्न, ये भी क्लियर है। लेकिन क्या गजट में वो पैटर्न मेंशन्ड है जो इन्होंने दिया है? वो एक बड़ी बात है। बहरहाल मैं आपको ये चीज बता देना चाहती हूँ कि इसके ऊपर अभी बहुत ही जल्द केस फाइल हो रहा है और वहां ये कोर्ट में जवाब देंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो देखते हैं वहां पे क्या जवाब देते हैं। प्रदीप सनसनीवाल, हम आपके साथ हैं बेबे। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। शाहबुद्दीन खान मैडम, वेरी गुड स्पीच। थैंक यू वेरी मच भाई। चलिए बहुत लेट हो गया, आज के लिए इतना ही। आगे कोई और हम इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाएंगे और सीईटी वालों को मैं ये कहूंगी कि भाई बहुत टाइम पास कर लिया आप लोगों ने, यदि आप गंभीर है ना तो सड़कों पे उतरें। मैं आपके साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।